नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी खेल नहीं करते, सीधे फेल करते हैं। मोदी की राजनीति वहां से शुरू होती है जहां विरोधी सोचना बंद कर देते हैं। सोचिए जरा, बिहार में जो कुछ भी हो रहा है वो 24 की रेस का स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी तो 24 की लड़ाई का पहला सीन सामने आया है और अभी ये लड़ाई बिहार से यूपी जाएगी, बंगाल जाएगी, महाराष्ट्र भी जाएगी। पलट सिर्फ नीतीश कुमार नहीं रहे हैं, इंडिया अलायंस के सारे बड़े नेताओं का मन बदल रहा है और असली वजह है राहुल गांधी। नीतीश कुमार ने पाला क्यों बदला? अखिलेश ने राहुल को एक लिस्ट क्यों पकड़ा दी? ममता बनर्जी ने राहुल की गाड़ी को बीच में क्यों रोक दिया? केजरीवाल ने राहुल को सिर्फ एक राज्य में अटका कर छोड़ दिया। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके पक्के रुझान आज ही मिल गए। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से प्लस हो गए। ममता बनर्जी राहुल गांधी से माइनस हो गईं। अखिलेश यादव प्लस होने वाले थे, राहुल की पार्टी माइनस करने पर अड़ी है। प्लस माइनस के खेल में नरेंद्र मोदी के लिए विन विन सिचुएशन है। खुद इंडिया अलायंस वाले कहने लगे हैं, गई भैंस पानी में। जो ऑप्टिक्स होता है, लोग देख रहे हैं, एक पार्टी, खबरें आ रही हैं कि एक पार्टी निकलेगी, बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी, एक पार्टी नाराज है हमसे। ये सब दिखता अच्छा नहीं है, हमारे छवि के लिए, इंडिया छवि के लिए अच्छा नहीं है। 80 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 48 प्लस 29 प्लस 28 प्लस 25 प्लस 26 प्लस प्लस प्लस। नरेंद्र मोदी का अलायंस 400 सीटों के पार जाएगा तो कैसे? फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेटजी क्या है? ये अननेचुरल है। जो अननेचुरल है बहुत दिन न रह नहीं सकता है, तो इसीलिए ये जो अननेचुरल अलायंस है, ये अननेचुरल अलायंस अपने आप वो नेचुरल डेथ उसका हो जाएगा। वो इसका मृत्यु तो पक्का था, नक्की था। अभी तो एक एक जो ऑर्गन्स है वो, हाँ, वो ऑर्गन मतलब तो मनुष्य में मल्टीपल ऑर्गन फेल होगा ऐसे बोलते हैं। एक एक ऑर्गन फेल हो रहा है और 2-3 मिनट में पूरा फेल हो जाएगा। चुनाव से पहले की बिग पिक्चर ये है, राम लहर और मोदी लहर प्लस होता है तो प्रधानमंत्री की हैट्रिक कंफर्म दिखती है। लेकिन सीटों का गणित क्या है, आइए समझते हैं। 282 और 303 के बाद क्या बीजेपी अपने दम पर 350 सीटों का बेंचमार्क क्रॉस कर लेगी? 326 और 353 के बाद क्या एनडीए कंफर्टेबली 400 सीटों के आगे पहुंच पाएगी? नरेंद्र मोदी कहां-कहां से सीटें घटने की आशंका है? दक्षिण में तो मुश्किल है, उत्तर में अगर जीत आराम से मिल रही है तो इतनी तोड़फोड़ क्यों मची है? हम बहुत पहले बोल चुके हैं कि नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं कि पद के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उनको पद चाहिए, पद को लेकर मिल रहा है, पद लेने के लिए आ रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में मीटिंग हो रही है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 136 सीटों पर 50% या उससे अधिक वोट हासिल किए थे। 2019 में बीजेपी ने 224 सीटों पर 50% या उससे अधिक वोट हासिल किए। 2024 के लिए नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को 300 सीटों पर 50% से अधिक वोट लाने का टारगेट दिया है। 300 सीटों पर अगर बीजेपी को 50% वोट मिलेगा तो एनडीए का 400 सीटों वाला टारगेट भी पूरा होगा। लेकिन क्या ये आसानी से हो पाएगा? नहीं, आसानी से तो बिल्कुल नहीं होगा। ए कैटेगरी की सीटें, बी कैटेगरी की सीटें, सी कैटेगरी और डी कैटेगरी की सीटें। नरेंद्र मोदी की पार्टी ने लोकसभा की 543 सीटों का कैटेगराइजेशन बहुत पहले कर लिया है। बीजेपी के लिए कुछ सीटें मजबूत हैं तो कुछ सीटें कमजोर भी हैं।
ए कैटेगरी की सीटें जहां बीजेपी की जीत एकदम निश्चित है, इसमें लोकसभा की 224 सीटें हैं। बी कैटेगरी की सीटें जहां बीजेपी मजबूत है, 19 में जीत मिली है, 2024 में भी जीत मिल सकती है, इसमें 79 सीटें हैं। सी कैटेगरी की सीटें जहां बीजेपी 19 के चुनाव में नंबर 2 पर रही, मेहनत की जाए तो ये सीटें भी निकल सकती हैं। बीजेपी ने इस कैटेगरी में 72 सीटें रखी हैं और डी कैटेगरी की सीटों में लोकसभा की बची हुई 168 सीटें हैं। बीजेपी भी मानती है कि यहां उनकी पोजीशन कमजोर है। इनमें से 85 से ज्यादा सीटें दक्षिण के 3 राज्यों में हैं। 400 का टारगेट तभी पूरा होगा जब नरेंद्र मोदी की पार्टी कमजोर सीटों पर भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और मजबूत सीटों पर जीत को एकदम पुख्ता करके चले। अब वो क्या कहते हैं, ये क्या चर्चा हुई सर अंदर में? अरे अंदर में हुआ, लोकसभा तैयारी कीजिए, 40 में 40 जीत। चुनाव से पहले जीत का दावा तो सभी पार्टियां करती हैं, बीजेपी भी कर रही है। दूसरी पार्टियों और बीजेपी के दावे में अंतर क्या है, ग्राउंड रियलिटी कितना डिफरेंट है, ये आपको बताते हैं। बिहार का गुणा गणित 2 मिनट बाद बताएंगे। शुरुआत 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश से करते हैं। यूपी में आज क्या हुआ? राम लहर को पंचर करने के मकसद से अखिलेश यादव ने कांग्रेस के आगे सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी की पार्टी को उसकी ताकत से ज्यादा सीटें देने का एक तरफा ऐलान अखिलेश यादव ने कर दिया। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के लिए लोकसभा की 11 सीटें छोड़ दी, आरएलडी के लिए 7 सीटें छोड़ दी। अखिलेश 62 सीटों पर ही सपा के कैंडिडेट उतारेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखते चलें तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर बड़ी मेहरबानी की। सोनिया गांधी की सीट रायबरेली, यहां कांग्रेस को 56% वोट मिले थे। राहुल गांधी की हारी हुई सीट अमेठी, यहां कांग्रेस को 44% वोट मिले थे। कानपुर सीट जहां कांग्रेस को 37% वोट मिले थे। सहारनपुर में कांग्रेस को 19%, फतेहपुर सीकरी में 17%, लखनऊ में 16%, धौरहरा में कांग्रेस को 15%, उन्नाव में 15%, वाराणसी में अजय राय को 14%, कुशीनगर में 14%, बाराबंकी में भी 14% वोट मिले थे कांग्रेस को। तो वहीं संत कबीर नगर में 12%, अकबरपुर में 11%, हमीरपुर में 11%, सीतापुर में 9%, प्रतापगढ़ में 8%, मिर्जापुर में 8% और बस्ती में 8%। तो वहीं खीरी में भी कांग्रेस को 8% ही वोट मिले थे। कांग्रेस की जगह कोई और पार्टी होती तो खुश होती, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने अखिलेश यादव को भी वैसे ही फंसा दिया जैसे बिहार में उसने नीतीश कुमार को फंसा दिया था। अखिलेश के ऐलान के बाद जयराम रमेश ने कैमरे पर ही ये कह दिया कि यूपी में सीटों का फाइनल बंटवारा अभी नहीं हुआ है। मुसलमानों के बीच राहुल गांधी का माहौल बनाने के लिए कांग्रेस अखिलेश यादव से यूपी की मुस्लिम बहुल सीटें मांग रही है। कांग्रेस की डिमांड 20 सीटों की है, जिसमें जौनपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, सहारनपुर, संभल, बरेली, नगीना और बिजनौर शामिल है। मुरादाबाद की सीट इमरान प्रतापगढ़ी के लिए, जौनपुर नदीम जावेद के लिए, बरेली की सीट एरोन फैमिली के लिए और सहारनपुर की सीट इमरान मसूद के लिए। अखिलेश यादव मुस्लिम बहुल सीटों को कांग्रेस के लिए कुर्बान नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें MY वाला उनका समीकरण टूट जाएगा। अखिलेश PDA की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कोर में तो MY से ही चल रहा है। यूपी से आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां नीतीश कुमार का इंडिया अलायंस में जाना पक्का हो गया है। चट इस्तीफा और पट शपथ ग्रहण। पटना और दिल्ली में बात हो गई है, फैसला हो गया है। बड़े भाई की पार्टी और छोटे भाई की पार्टी की तलखी टॉप गियर में चल रही है। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें न पदस्थापन में चल पाया न नौकरी देने में चल पाया, तो स्वाभाविक है अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अनर्गल प्रलाप पर रोक लगाइए, वरना अंजाम इसका राजनीति में बेहतर नहीं होगा।
तो बिहार के सियासी हलचल पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार जल्दी अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कौन सा तुरुप का इक्का चल दिया कि नीतीश कुमार को अपना पाला बदलना पड़ा। जो आरजेडी अभी तक नीतीश कुमार की सहयोगी थी, नीतीश कुमार की नेता अब उसी आरजेडी को लेकर सवाल उठाने लगे हैं। लालू यादव को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन एक कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चला है। फिलहाल बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बीजेपी भी लगातार दिल्ली और पटना में मीटिंग्स कर रही है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि नीतीश पहले अपना पत्ता खोलें और इसके बाद ही बीजेपी कोई फैसला करेगी। बातें यहां तक ये भी चल रही है कि जेपी नड्डा कल बिहार पहुंच सकते हैं और नीतीश कुमार अगर दोबारा शपथ ग्रहण करते हैं तो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर कई सियासी बयान भी सामने आए हैं, वो सुनिए। हम लोग ध्यान में रखे हैं। अब पार्टी ना नीतीश जी ने इस्तीफा दिया है, ना किसी ने समर्थन वापस लिया है, तो पहले कोई बात होती है तभी तो कोई जानकारी होगी। अरे दिखने से राजनीति नहीं होता है। राजनीति का बड़ा स्पष्ट है कि आप क्या संदेश दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये जानना चाहती है कि बिहार की स्थिति क्या है। ये जानेंगे तब तो कोई डिसीजन नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। नहीं, मैं ये नहीं जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आस्था करती है अपने नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में। देश के प्रधानमंत्री जी के पास जब सूचना कोई आएगी तभी तो हमको जानकारी मिलेगी। देखिए, बीजेपी के नेता ये साफ साफ कह रहे हैं कि जो भी फैसला है वो केंद्रीय नेतृत्व का होगा। गिरिराज सिंह का बयान भी हमने पहले आपको सुनाया। सुशील मोदी भी कह रहे हैं कि राजनीति में कभी भी दरवाजे हमेशा के लिए बंद नहीं होते। जब बीजेपी के नेताओं से बिहार की सियासत को लेकर सवाल पूछा जा रहा है तो वो गोलमोल जवाब देते हैं। कल का सवेरा कहा यह जा रहा है कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा, लेकिन नीतीश कुमार अपनी पुरानी चाल फिर से चलने जा रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं। और केसी त्यागी ने भी कुछ कहा है, सुनिए जरा। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आएं। बिहार में नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। 7वीं बार वो बीजेपी के साथ अलायंस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लालू यादव की फैमिली अभी तक इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। लालू फोन पर फोन घुमा रहे हैं, नीतीश फोन उठा नहीं रहे हैं। क्या कहेंगे बिहार में जिस तरीके से हुआ? कुछ पता नहीं, अभी तो कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। लेकिन आप किसी के तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा है। लेकिन दीदी जिस तरीके से बीजेपी उनके नजदीक एक मिनट दीदी, जिस तरीके से बीजेपी के खेमे में खुशी है इस महागठबंधन के सरकार में दरार डाल के, क्या लग रहा है? क्या ये लोग पहले से ऐसा प्लानिंग कर रहे थे? यहाँ कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी देखो अभी तो हम आए ही हैं और जिस तरह से न्यूज में ही जो चल रहा है सो चल रहा है। अभी तो कोई आधिकारिक किसी की तरफ से कोई बयान आया नहीं। सरकार गिरने का अंदेशा होते ही आरजेडी ने बिहार में दी गई सरकारी नौकरियों का श्रेय तेजस्वी यादव को देना शुरू कर दिया है। राजद नेतृत्व बेचैन है। नीतीश कुमार की पार्टी ने आरजेडी और तेजस्वी पर घूसखोरी का इल्जाम लगा दिया। क्योंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का। जेडीयू ने आरोप लगाया और कुछ ही देर में राबड़ी देवी और उनकी 2 बेटियों मीसा और हेमा को दिल्ली की एक अदालत का समन आ गया। लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू की पत्नी और 2 बेटियों को जवाब देने के लिए बुलाया गया है। यानी सारे संकेत एक ही तरफ जा रहे हैं।
नीतीश कुमार ने जंगल राज वाला टैग लालू यादव पर चिपका दिया है, घुसखोरी वाला टैग तेजस्वी पर चिपका दिया और परिवारवाद वाला टैग पूरे यादव खानदान पर चिपका दिया। नीतीश ने अपने लिए सुशासन वाला टैग रखा और बीजेपी ने कांग्रेस पर बिहारी नेता के अपमान का टैग चिपका दिया। बिहारी अस्मिता वाली बात से नीतीश का भी फायदा और बीजेपी का भी फायदा। सोशल मीडिया पर लालू यादव का 4.25 साल पुराना ये ट्वीट वायरल हो रहा है। नीतीश कुमार के समर्थक इसे आर्काइव से निकालकर फैला रहे हैं, बीजेपी वाले तो इसे दुनिया को दिखा ही रहे हैं। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस छोड़कर एनडीए में जाएंगे, ये तेजस्वी यादव के लिए तो झटका है ही। 24 के लिहाज से सबसे बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है। बार बार नीतीश कुमार का जिक्र कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इंडिया बैठक बुलाने के लिए। तब तो इंडिया नाम नहीं था, विपक्ष पार्टियां थी, 18 पार्टियां थी। 23 जून को तब से ही तो ये लंबा सफर शुरू हुआ है। उन्होंने ही तो फ्लैग ऑफ उन्होंने ही किया था। बिहार में बीजेपी का गेम प्लान क्या है? शहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद जिस फ्लाइट से दिल्ली से पटना पहुंचे, उस प्लेन को बीजेपी के ही नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी उड़ा रहे थे। बिहार बीजेपी के लोकल लीडर्स नीतीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने तो पगड़ी ही इसलिए बांध रखी है कि जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटेंगे, उसी दिन वो पगड़ी खोलेंगे। लेकिन नीतीश के वेलकम का ऑर्डर दिल्ली से आ गया है, इसलिए बिहार बीजेपी के नेता भी नीतीश का वेलकम कर रहे हैं। मुझे तो सीधा दिखता है कि लालू जी ने जब यहाँ पहली मीटिंग हुई थी तो राहुल गांधी को दुल्हा भी बना दिया, मीट खिलाने के लिए भी बनाने के लिए सिखा दिया। तो इनको लगा कि मैं आया था दुल्हा बनने के लिए, दुल्हा तो लालू जी बन गए। लालू जी ने दुल्हा बना दिया राहुल गांधी को। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उसी समय से, और जब खड़गे जी को भी मान लिया तो भी न लालू जी विरोध किया, न कोई विरोध किया। कोई विरोध तो नहीं किए ये लोग। तो ये बेचारे तो भारतीय जनता पार्टी से, जो कहता नहीं है कि खूंटा से गाय रस्सी तोड़ करके भाग गया, तो रस्सी तोड़ के जो भागे वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भागे। तब खटका तो लालू जी इसमें सबसे बड़े बाधक रहे। लालू जी राहुल गांधी के सिवा तो इनको कभी प्रमोट ही नहीं किया। नीतीश कुमार की मजबूरी तो सब जानते हैं कि वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। बीजेपी की मजबूरी क्या है? बीजेपी को सर्वे से पता चला कि नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो बिहार में 39 सीटें नहीं जीत पाएंगे। बिहार की जातीय जनगणना से पता चला था कि सबसे बड़ा वोट बैंक अति पिछड़ा यानी ईबीसी का है। ईबीसी वोट का सबसे बड़ा हिस्सा न बीजेपी के पास है न आरजेडी के पास है। ईबीसी वोट बैंक की चाबी नीतीश कुमार के पास है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू और एलजेपी के साथ गठबंधन करके 54.40% वोट हासिल कर बिहार की 39 लोकसभा सीटें जीती। एनडीए को मिले 54.40% वोट में 22.3% वोट जेडीयू को मिला था। 19 के चुनाव में महागठबंधन को बिहार में 31.40% वोट मिला था। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की अकेले कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन जब ये पार्टी किसी के साथ होती है तो उस गठबंधन की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बीजेपी का कैलकुलेशन ये है कि अगर नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में लौट आते हैं तो बीजेपी को आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन पर निर्णायक बढ़त हासिल हो जाएगी। 2022 में नीतीश आरजेडी के साथ चले गए तो महागठबंधन के खाते में जेडीयू का 22.3% वोट जुड़ गया। वहीं जीतन राम मांझी के पाला बदलने से 2.40% का वोट एनडीए की तरफ आ गया। वीआईपी के विधायकों के बीजेपी में मिलने से बीजेपी का वोट 1.70% बढ़ गया। महागठबंधन में सीपीआई-एमएल के आने से 1.40% वोट जुड़े। इस तरह एनडीए का एडजस्टेड वोट शेयर 36.20% और महागठबंधन का एडजस्टेड वोट शेयर 52.70% हो गया। नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार करते हैं तो वोटों का स्विंग होता है।
विरोधी गठबंधन से करीब 5% वोट टूटकर बीजेपी में जुड़ जाते हैं। ऐसा होने पर भी बिहार में महागठबंधन को हराना मुश्किल था, क्योंकि उसके पास 15% वोट का एज था। इसीलिए तोड़ फोड़ वाला ऑपरेशन जरूरी हो गया। ये पार्टी का हित रख कर नहीं, बिहार का हित रख करके जो है पार्टी हमेशा ये निर्णय लिया है। याद कीजिए, जिस समय में हम लोग गठबंधन में आए थे, उस समय में बिहार को भारत में बिहारिया और जंगल राज का उपाधि दिया। उस समय में ये निर्णय लिया था, परिणाम भी अच्छा आया। हर क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, हर क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। लॉ इन ऑर्डर में अभी जो लॉ इन ऑर्डर का जो स्थिति देखे आप, एक बात तो सब लोग कहते थे कि भाई शराब माफिया, ये लोग कहते थे बालू माफिया। लेकिन नीतीश कुमार के आने से बिहार का इसमें हित क्या है? नीतीश कुमार के आने से हित ये होगा कि हम लोग कहते रहते हैं कि संघर्ष से गुण होत है, संघर्ष से गुण जात। कोई एक छोटा सा कीड़ा ईश्वर पर नहीं चढ़ेगा, लेकिन वही कीड़ा यदि फूल के साथ है तो वो भी चढ़ जाता है, समर्पित हो जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की तीसरी कसम को ऐतिहासिक बनाने के लिए ऑपरेशन 400 चल रहा है। ये ऑपरेशन बंगाल में भी एक्टिव है, महाराष्ट्र में भी एक्टिव है, कर्नाटक में भी और तमिलनाडु और तेलंगाना में भी एक्टिव है। 42 सीटों वाले पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पास 18 सीटें हैं। 2024 में 35 सीटें जीतने का टारगेट है। अगर ममता बनर्जी इंडी अलायंस से बाहर आ जाती तो बीजेपी के लिए ये टारगेट मुश्किल था। ये भी हो सकता था कि बीजेपी की सीटें 18 से घटकर 8 पर आ जाती। बीजेपी की 18 सीटों में से 14 सीटों पर इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के वोट बीजेपी के वोट से अधिक थे। गठबंधन बना रहता तो इन सीटों को जीतना मुश्किल होता। मोदी के स्विंग वोट से 4 सीटें निकल जाती, लेकिन 10 सीटें फिर भी फंस जाती। ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को बाय बाय करके मोदी का काम आसान कर दिया। नरेंद्र मोदी की पार्टी अपने लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ रही है। विरोधी अपना अपना हित देखते हुए बिखर रहे हैं। विरोधी टूट रहे हैं, मोदी लगातार वोट जोड़ रहे हैं।